हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, और आज हमें इसकी एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 4 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वो कंप्लीट करना है। इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 18, 19, 20, 21 एंड 22 ये लास्ट के 5 क्वेश्चंस बच रहे थे, और आज की ये वीडियो में हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। थोड़ा सा लंबा है। हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, और आई जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मतलब आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई होगा हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, ये चीज़ कि आई प्लस ए जो है, आई प्लस ए जो है वो किसके इक्वल होगा, आई माइनस ए मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। तो आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आई प्लस ए और आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आर एच एस को सॉल्व करके ये प्रूव कर देंगे कि वो एल एच एस के इक्वल आ रहा है। एल एच एस में तो हम बस आई प्लस ए कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, पर आर एच एस में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम आर एच एस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले आई प्लस ए फाइंड कर लेते हैं। आई प्लस ए क्या होगा, आई है मेरे पास 1 0 0 1, और ए है मेरे पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 0। तो जब मैं इसको प्लस करूँगा तो बस जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 आ जाएगा। ये ए वाली मैट्रिक्स में 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये तो आ गया मेरे पास आई प्लस ए। अब फाइंड कर लेता हूँ आई माइनस ए। तो 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 0। तो अब सेम है, बस ऊपर जहाँ पे माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। सो 1 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1। अब आई प्लस से आ गया, आई माइनस से आ गया। नेक्स्ट पेज पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास आई माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आई माइनस ए की वैल्यू मेरे पास ये थी। आई प्लस ए की मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या इक्वल टू में लाना है, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस का साइन है tan अल्फा बाई 2 के साथ, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ 1 है। ये हमें लाना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं कैसे लाते हैं। पहले तो नॉर्मल जो हमें आता है मल्टीप्लाई करना हम वो करेंगे। कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। सेकेंड रो में माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा, मतलब माइनस का साइन यहाँ लगा देता हूँ मैं, माइनस है ये, माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, जो मेरे को अभी लग रहा है हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, और कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। करके देखते हैं इससे क्या आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वाली टर्म को लिख देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, रीज़न बता देता हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। वैसे तो 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, पर फिर भी अगर याद नहीं है तो मैं जस्ट फॉर रेफरेंस साइन के लिए बता देता हूँ, कॉस के लिए आपको समझ आ जाएगी। जैसे मेरे पास साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ होती है। तो अगर यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा है अगर, तो जहाँ ऑलरेडी थीटा था वहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, और यही चीज़ मैंने कॉस के लिए करी है। कॉस 2 थीटा मेरे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ मैं उसके लिए करूँगा, हाफ एंगल के लिए करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट में मैं लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, प्लस में tan अल्फा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये पूरी मेरी फर्स्ट टर्म है। अभी मैंने क्या किया है, कॉस अल्फा को चेंज किया है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में, tan अल्फा बाई 2 को चेंज किया है साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 में, और साइन अल्फा को चेंज किया है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 में। मतलब सब कुछ हाफ एंगल में आ चुका है मेरे पास। ठीक है, इसको अब फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, पर सेकेंड टर्म देखते हैं पहले। इस वाली टर्म्स में जहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में tan अल्फा बाई 2 लाना है ना, ये और ये, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉर्मली बस tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 में चेंज कर दूंगा, और कोई हाफ एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे पहले मैं साइन अल्फा लिख देता हूँ क्योंकि वो प्लस में है, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। और लास्ट वाली टर्म में मैं दोबारा से वही चीज़ करूँगा, साइन अल्फा को मैं लिखूँगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को लिखूँगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और प्लस में लिखूँगा कॉस ए को कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, इतने ज़्यादा बार अल्फा बाई 2 का यूज़ करना पड़ रहा है। वेल नेवर माइंड, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अभी देखो कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये चीज़ समझो, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, ये मेरा इक्वल होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के। ठीक है, आप चाहे तो ये स्टेप बीच में कर सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल ही है। मतलब मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने बस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किया है। तो माइनस एक्स प्लस 2x प्लस का x होता है, वही बेसिक मैथमेटिक्स वही करिए, और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जगह एज इट इज़ वही लिखा है। सेम चीज़ मेरी यहाँ पे आएगी, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ भी मेरी वही चीज़ आएगी। चलो इसे बाद में लिखते हैं। यहाँ मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ये वाली टर्म है, माइनस ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये आएगा। और मैं यहाँ पे करता हूँ ये चीज़, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ आ गया। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं करा है, बस कॉस अल्फा बाई 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पूरे के अपॉन में ले लिया है, जैसे नॉर्मली हम एलसीएम लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए वीडियो, यहाँ से दोबारा से देखिए। ठीक है, उससे ऊपर का तो समझ आ गया होगा, उसके ऊपर मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं चाहे तो एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैंने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, तो ये मेरी बन गई है। देखो ध्यान से देखोगे अगर, तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या फिर ऐसे देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा को अगर मैं ए मानता हूँ और अल्फ़ा बाई 2 को अगर मैं बी मानता हूँ, तो ये देखो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, और सिमिलरली यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये होती है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी पुट करूँगा अपने 1 2 और 2 1 वाले एलिमेंट में। 1 1 और 2 2 में तो मेरा डायरेक्टली 1 हो रहा है, तो मैं यहीं आगे लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा साइन, अब जो साइन के साथ पहले होता है वो ये होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 है ना साइन के साथ, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे साइन, और यहाँ पे हाँ साइन अल्फ़ा है पहले, तो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब अच्छे से हो जाएगा ये 1 अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, मतलब x बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है? माइनस एक्स बाई 2 होता है, तो मतलब माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। देन यहाँ पे भी, अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, तो सिर्फ अल्फ़ा बाई 2 बचेगा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 और 1। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का साइन बाहर चला जाएगा, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2, देन साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2, एंड देन फाइनली 1। तो ये मेरा किसके इक्वल है? LHS के इक्वल है। यही तो है मेरे पास I प्लस ए, I प्लस ए की यही वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2, टैन अल्फ़ा बाई 2 1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने RHS से स्टार्ट किया था और LHS मेरा ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स भी था, बट ध्यान से समझोगे अगर और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर 11th क्लास का अच्छे से याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन और 20th भी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। हमें बोला गया है अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड pays 5% per annum, second pays 7% per annum. Determine using matrix multiplication how to divide 30,000 among the two bonds to get total interest of first 1800 और B 2000। तो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले तो ये देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास 30,000 रुपीज़ हैं और हमें उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर एक पार्ट में मैं x दे रहा हूँ तो दूसरे पार्ट में 30,000 माइनस x आएंगे। ठीक है, और एक पार्ट को मैं डाल रहा हूँ 5% वाले में, एक पार्ट को मैं डाल रहा हूँ 7% वाले में। तो अब मैं x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि मेरा आंसर 1800 आए फर्स्ट पार्ट में और 2000 आए सेकंड पार्ट में। तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप चाहे तो 7% को यहाँ ले सकते हो, 5% को यहाँ ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, वो दिखाता हूँ। जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, जैसे x फाइंड करना हुआ या y फाइंड करना हुआ, वो चीज़ हम यहाँ पे लेंगे, और जो चीज़ हमें गिवन है वो हम ऐसे लेंगे। ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, या जब भी हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका रूल होता है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो होता है 1 रो इंटू n कॉलम्स का, और जो सेकेंड वाला होता है वो होता है m रोज इंटू 1 कॉलम का। ये हमारा स्पेसिफिक रूल होता है एक, कि यहाँ में हमेशा 1 क्रॉस n होगा और यहाँ पे हमेशा n क्रॉस 1 होगा। ठीक है, तभी जो हमारा आंसर है वो एक सिंगल यूनिट आएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को आंसर चाहिए फर्स्ट पार्ट में 1800, आंसर मेरे को पता है, मेरे को 1800 चाहिए, पर x की वैल्यू मेरे को नहीं पता। तो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लूँगा x की। यहाँ पे दो रोज है मेरे पास, दो कॉलम्स है मेरे पास। एक कॉलम है जिसमें x की वैल्यू, मतलब जिसमें x है जो मैंने शेयर दिया है 30,000 में से, x मैंने इधर निकाला है, और दूसरे में कितना होगा 30,000 में से जो मैंने निकाल दिया -x। सिमिलरली बॉन्ड में x के लिए मैंने 5% चूज़ किया ना, तो 5% पहले आएगा, 5% मतलब 5/100, और 30,000 माइनस x के लिए मैंने 7% चूज़ किया तो मतलब 7/100। आप चाहे तो इधर इसको ऊपर इसको नीचे भी ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया 5% और 7%।
आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने कैसे किया है। मैंने सबसे पहले जो हमें गिवन सम था उसको डिवाइड किया है एक्स में और 30,000 माइनस एक्स में। मतलब एक्स मैंने इतना मैंने एक फंड में डाल दिया, तो बचा हुआ मैंने दूसरे फंड में डाल दिया, ठीक है। और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 5% का इंटरेस्ट दे रहा है मेरे को, तो इसका 5%, क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। ये चीज़ याद रखना, हमें टोटल प्रिंसिपल नहीं निकालना, हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें हमें 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटू ये, प्लस इसमें हमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटू ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सेकेंड पार्ट भी करना है इसी पेज पे। तो ए पार्ट ही है ये। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स बनेगा, 1 क्रॉस 1 का, क्योंकि देखो 1 क्रॉस 1, तो 5x अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, ये है मेरा इक्वल टू 1800। तो मतलब 5x बाय 100 माइनस 7x बाय 100 प्लस ये 2 से 2 0 गए, 2100 इज इक्वल टू 1800 आ गया। मतलब माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2100 माइनस 300, 100 माइनस से माइनस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 30,000, तो x की वैल्यू आ गई 15,000। x की 15,000 है, तो जो दूसरी वैल्यू है 30,000 माइनस एक्स, वो भी कितनी होगी, 30,000 माइनस 15,000, दैट इज इक्वल टू 15,000। मतलब मैं इक्वल पैसा दोनों बॉन्ड्स में डालूंगा अगर मेरे को 1800 का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी सेम होगा, बस यहाँ पे 1800 की जगह 2000 है, बाकी सब तो सेम है ना। इस इक्वेशन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ना इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ना प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, बस जो आंसर है वो चेंज हो रहा है कि अब मेरे को 1800 का नहीं चाहिए, मेरे को 2000 का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से ना स्टार्ट करेंगे, यहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं, या क्योंकि बस इसमें ही चेंज हो रहा है ना, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई यही करनी है, मान लो यही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही सेम आंसर आएगा, आंसर तो चेंज होगा नहीं। 5x अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, और इस बार मेरे को ये इक्वल टू चाहिए किसके, 2000 के। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, मेन जो आपको करना था ना, वो बस आपको इतना पार्ट करना था। यहाँ पे ही सारा खेल है। अगर आपने ये चीज़ सही बनाई है तो आपका आंसर बेसिक मल्टीप्लिकेशन से ही सही आ जाएगा, और यही चीज़ गलत है तो फिर टीचर आगे चेक ही नहीं करेगा, ये चीज़ गलत है, पूरा आंसर गलत है मतलब। तो यहाँ पे 5x अपॉन 100 सेम होने वाला है, यही इक्वेशन आएगी मेरे पास, माइनस 7x अपॉन 100 प्लस ये कितना आया था 2100 इज इक्वल टू 2000। तो माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस 100, x इज इक्वल टू 10,000, सॉरी 2x इज इक्वल टू 10,000, तो x इज इक्वल टू 5,000। अगर x 5,000 है, मतलब मैंने 5% वाले इंटरेस्ट में 5,000 रुपये डाले हैं, तो 30,000 माइनस x में मैंने कितने डाले होंगे, 50,000 रुपये। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 5,000 और एक आ गई 25,000, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20th भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, और इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके मतलब आपको समझ आ जाएगा कि हम वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक बुक शॉप के पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक हैं, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स हैं। 10 डजन मतलब हर 12 है, ये 10 डजन मतलब 10 इंटू 12, ठीक है, 10 इंटू 12 8 इंटू 12। और सेलिंग प्राइस हर बुक का, ईच बुक का 80, 60 और 40 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड टोटल अमाउंट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ कोर्स। तो देखो, हमें करना कुछ नहीं है, जो नंबर ऑफ बुक्स हैं या जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, किसी भी क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं मैंने आपको बताया था, वो आते हैं यहाँ पे एक रो इंटू n कॉलम्स की मैट्रिक्स में, और जो उनकी प्राइस है वो आती है इस कॉलम मैट्रिक्स में n इंटू 1 में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आता है एक 1 बाय 1 की मैट्रिक्स में, जिसको हम रुपीज़ लगा के एंड में आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, मतलब 10 इंटू 12 120 मेरे पास केमिस्ट्री बुक्स हैं,
8 डजन मतलब 12 इंटू 8 96 मेरे पास फिजिक्स की बुक है और 120 ही मेरे पास इकोनॉमिक की बुक्स हैं। सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री बुक है 80 रुपीज़ की, फिजिक्स है 60 रुपीज़ की और इकोनॉमिक्स है 40 रुपीज़ की। तो अब देखो, अगर आपको ये चीज़ बनानी नहीं भी आए, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए इन दो वर्ड्स को हटा दो, इन तीनों वर्ड्स को हटा दो मतलब, तो हम क्या करेंगे नॉर्मल आप किसी शॉप पे गए, आपको ये सारी बुक्स खरीदनी है, तो आप क्या करोगे? आप केमिस्ट्री की बुक्स का नंबर जो है 10 डजन है मतलब, तो 120 बुक्स की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे 80 से, फिर 96 बुक्स की कॉस्ट मल्टीप्लाई करोगे 60 से, और फिर 120 बुक्स की कॉस्ट मल्टीप्लाई करोगे 40 से। तो इसी चीज़ को यही सोच के, आपने ये नहीं बनाया अभी, ठीक है, आपने यही चीज़ सोची, तो अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आओ। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले मैट्रिक्स बनाई और फिर देखा हाँ ठीक है यही हो रहा है, 120 को मैं 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 96 को 60 से, यही होने वाला है। तो आप ये बिना देखे पहले यही सोच लो कि मेरे को ये करना है, और ये करने के बाद फिर मैट्रिक्स बना दो, वो भी सही है, क्योंकि हमें तो बस लिखना है ना, हमें पेपर में बस सही करके दिखाना है। तो फिर मैट्रिक्स बना दो कि हमें इस तरीके से मैट्रिक्स बनानी है कि मेरा 120 मल्टीप्लाई होना चाहिए 80 के साथ, 96 मल्टीप्लाई होना चाहिए 60 के साथ, 120 मल्टीप्लाई होना चाहिए 40 के साथ, और एट लास्ट जो मेरा आंसर आना चाहिए वो एक 1x1 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आप इसको पहले लिख दोगे और इसको बाद में लिख दोगे तो 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन हमें तो एक सिंगल आंसर चाहिए ना, तो ये सिंगल रो वाली एलिमेंट, सिंगल रो वाली मैट्रिक्स हमेशा पहले आती है, सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स हमेशा बाद में आती है। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतनी बड़ी बना दी, सिंगल आएगा 80 इंटू 120 प्लस 60 इंटू 96 प्लस 40 इंटू 120, ये मेरा एक 1x1 का मैट्रिक्स बनेगा और यही मेरा आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 12 8 are 96 0 0 प्लस 6 6 are 36 6 9 are 54 और 3 57 प्लस 12 24 36 48 100। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, 0 0 6 और 8 14 9 1 4 4 0 0 प्लस 5 7 6 0। तो ये आया 0 6 7 और 4 11 5 और 4 9 और 1 10 2 0 1 6 0, यही आंसर होगा, वरना मैंने प्लस में कुछ गलती कर दी होगी। फाइनल आंसर अब मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर छोड़ देना आंसर को, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट रुपीज़ में आएगा और मैट्रिक्स के बाहर आएगा 20,160 रुपीज़। ये मेरा आंसर है। लास्ट के 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटे से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले, तो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन से पहले हमें ये स्टेटमेंट रखिए जिनके ऊपर ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड है। हमें बोला है 5 मैट्रिसेस हैं और उनके ऑर्डर हैं 2x n, 3x k, 2x p, n×3 और p×k रिस्पेक्टिवली। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है 21st क्वेश्चन में, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ n, k एंड p, n, k और p पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि py प्लस wy डिफाइंड हो। तो py प्लस wy कब डिफाइंड होगा? देखो, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बट एट लास्ट जो प्लस हम कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो अगर हम p इंटू वाई करते हैं, p इंटू वाई, तो मतलब जो ऑर्डर है py का, जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, p का रो और y का कॉलम, तो मतलब p×k आएगा। और wy का क्या आएगा, n×k आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए जिस ताकि मैं इन दोनों को प्लस कर सकूँ। तो जो ये वैल्यू होनी चाहिए, अब यहाँ पे देखो, प्लस करने के लिए k तो कुछ भी हो सकता है, और p और n जो है वो इक्वल होने चाहिए, है ना, p और n इक्वल होने चाहिए, क्योंकि p×y से मेरे पास p×k का मैट्रिक्स बना था, और w×y से, मतलब w मल्टीप्लाई y से मेरे पास n×k का, तो k तो कुछ भी हो सकता है, लास्ट में सेम ही आ रहा है, और p और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सारे ऑप्शंस में ये देखो p और n की वैल्यू सेम आ रही है, कहीं पे फर्स्ट ऑप्शन में ही p और n की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, और कहीं पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि p और n की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये p और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और k यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ठीक है, k तो कुछ भी हो सकता है, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, वो तो सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। 22nd क्वेश्चन, अगर n इज इक्वल टू p है, ठीक है, वो हमने फर्स्ट में भी देख लिया, अगर n इज इक्वल टू p है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। 7x x है मेरा 2x n,
ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर यही रहेगा। और माइनस कर रहे हैं 5z, तो 2 क्रॉस p। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं और p और n सेम है तो मैं p की जगह n ही ले सकता हूँ। तो मतलब हम एक तरीके से 2 क्रॉस n माइनस 2 क्रॉस n कर रहे हैं। तो अगर हम दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स सेम को ही कर सकते हैं, डिफरेंट को तो कर भी नहीं सकते, तो जिन ऑर्डर को हम प्लस माइनस कर रहे हैं वही ऑर्डर का मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा। मान लें इन दोनों को माइनस करके मेरे पास एक आर मैट्रिक्स आएगा, तो उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस n ही होगा या फिर 2 क्रॉस p हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि n और p इक्वल है। तो यहाँ देखो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p है ऑप्शन में कहीं, ये रहा बी ऑप्शन में 2 क्रॉस n है, इसके अलावा 2 क्रॉस p कहीं भी नहीं है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस इसमें ऑर्डर्स देखने थे मैट्रिसेस के। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, और उसके बेसिस पे फिर एक्सरसाइज जो है वो करेंगे 3.3।